हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का चैप्टर। तो आज का चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर क्लास 11 भूगोल का। क्लास 11 भूगोल जो हम लोग देख रहे थे, इसका आज आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता एवं संरक्षण बताएंगे कि संरक्षण कैसे करेंगे, जैव विविधता क्या है, तो इन चीज़ों के बारे में दिया हुआ है ना। और ये चैप्टर जो आप कहते कि समझने के लिए, तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इसको लगभग हम एक पार्ट में ही करने की कोशिश करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 15 आपका जो था वो 2 पार्ट में चला गया था। 40 से 45 मिनट में इसको एक पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट में ही करने की कोशिश करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको। अब देखिए, जो आपकी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ रहती हैं, अगर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी फॉलो करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम का आपका ये फ़ायदा है कि जो भी मैं अभी आपके पैट के क्वेश्चन कराने वाली हूँ, क्योंकि देखिए पैट 2022 लगा हुआ है, पीईटी 2022 लगा हुआ है आपका, और पीईटी 2022 के लिए मैं आपको कराने वाली हूँ एमसीक्यू लाइव। सीधी सी बात है ना। तो हर सब्जेक्ट के रहेंगे और इसके अलावा आपके टॉपिक वाइज रहेंगे, जिससे क्या होगा, मान लीजिए मैंने दे दिया आपके श्वेत क्रांति से क्वेश्चन, है ना, तो आपको कम से कम ये तो रहेगा कि श्वेत क्रांति का टॉपिक पढ़ के आना है और आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। और ऐसे ही मैंने आपको अगर मिक्स क्वेश्चन कराए तो उसमें आपका जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग में आपको टॉपिक बता के क्वेश्चन कराया करूंगी। पिछले दिन बता दिया कि भाई कल इस टॉपिक के क्वेश्चन होंगे और आप लोग कंप्लीट करके आ जाइएगा वो टॉपिक कहीं से भी, फिर उसके करेंगे हम लोग क्वेश्चन, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। और अगर मिक्स क्वेश्चन कराए तो उसमें आपका जो है क्या, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। मिक्स क्वेश्चन अधिकतर बनते नहीं हैं। जब टॉपिक कंप्लीट करके आप क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको बनेंगे, फिर उन क्वेश्चनों का हो जाएगा आपके पास कलेक्शन, और पीडीएफ उसका मैं आपको दूंगी टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक सबके दिए हुए हैं, और डायरेक्ट सर्च करना चाहें तो किसी का भी आपका अपना स्टडी अड्डा करके डालना आ जाएगा। और जो है आपका, अगर आप यूजर नेम उसका इंस्टाग्राम का पूछे तो कल्पना नायक 76 है, KALPNANAYAK 76, ये मेरा नाम है कल्पना नायक, है ना। और ये मोबाइल नंबर का आगे का अंक है 76 तो ये आपके लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जाके सबको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इतना हो गया। इसके बाद देखिए एनसीईआरटी साइंस मैंने आपका करवा दिया है। साइंस में तो देखिए इतना अच्छा साइंस किया हुआ है, जहाँ जहाँ टिक किया हुआ वहाँ से सीधे सीधे रेलवे में क्वेश्चन रखे हुए मिले हुए हैं बच्चों को। विश्वास नहीं होता तो आप जाके कमेंट बॉक्स खोल लीजिए और देख लीजिए कितने मैसेज पड़े हुए हैं, जो बच्चे रेलवे का एग्जाम देके आए हैं, अभी रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, है ना। और इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री भी आपका एनसीईआरटी का मैंने करवा दिया है। तो देखिए सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं लगभग। साइंस इसके बाद आपका क्या हो चुका है, इसके बाद मैंने आपका हिस्ट्री करवा दिया। हिस्ट्री के बाद मैंने आपका जो भूगोल मैं करवा रही हूँ आपको, जो भूगोल लास्ट चल रहा है। और भूगोल के बाद हम लोग अब पॉलिटी करेंगे। क्या करेंगे? पॉलिटी। पैट के क्वेश्चन के साथ साथ ही पॉलिटी करेंगे। जैसे आज अभी आपका 2 से 3 वीडियो एक दिन के डल जाते हैं, फिर हो सकता है एक ही वीडियो मिल पाए आपको पॉलिटी का टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन जल्दी से जल्दी पॉलिटी ख़त्म कर लेंगे। पॉलिटी इतने सब्जेक्ट के बाद फिर आप जो मर्जी करें वो बताना पढ़ने को। जैसे मान लीजिए आपका साइकोलॉजी हो गया, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गई, मैथ हो गया, है ना। तो जो आप बताएंगे वो हम लोग आगे एनसीईआरटी का स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, इतनी तो हो गई अपनी वार्तालाप। अब चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं, विशेषकर अपक्षय और विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में अपक्षय आदि के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। अपक्षय बहुत सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आपको स्मरण नहीं है तो संक्षिप्त सार के लिए चैप्टर नंबर 6 में चित्र नंबर, हटाइए इसको नहीं देखना है भैया। यह अपक्षय प्रवार वनस्पति विविधता का आधार है, अतः इसे जैव विविधता का आधार माना गया है। सौर ऊर्जा और जल ही अपक्षय विविधता और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैव विविधता का मुख्य कारण है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे क्षेत्र जहाँ ऊर्जा और जल की उपलब्धता नहीं है वहीं जैव विविधता भी व्यापक स्तर पर है। अधिक है। मतलब देखिए इसने पता है क्या बताया हुआ है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा वहाँ पे क्या होगा, सौर ऊर्जा जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे होता है आपका
ज़्यादा जलवाष्प उसी क्षेत्र में, और जहाँ पे जलवाष्प ज़्यादा होता है वहाँ पे होता है जल यानी बारिश। और देखिए पेड़ को क्या चाहिए, पेड़ को चाहिए क्या क्या, प्रकाश संश्लेषण या बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, एक तो जल चाहिए और दूसरी चाहिए उसको सूर्य का प्रकाश। अब देखिए उसको तो दोनों चीजें मिल रही हैं, यानी तरह तरह की वनस्पति पैदा होंगी विषुवत व्रत पर, विषुवतीय क्षेत्र पर। तो वहीं पर आपकी जैव विविधता व्यापक स्तर पर पाई जाती है। अगर आप बात करें कि आपका पूरे पृथ्वी पर जैव विविधता किस क्षेत्र में मिलेगी, तो जैसे ही आप विषुवत व्रत के आसपास जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत तरीके की जैव विविधता देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा। हॉटस्पॉट कहा जाता है इसको, आगे देखिए। अतः वो जैव विविधता हम देखते हैं वह 2.5 से 3.5 अरब वर्षों के विकास का परिणाम है। मानव जीवन के प्रारंभ होने से पहले पृथ्वी पर जैव विविधता किसी भी अन्य काल से अधिक थी। मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी, क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति का आवश्यकता से अधिक उपभोग के कारण वह लुप्त होने लगी। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमें पेट्रोल चाहिए, अब भैया निकालने लगे हैं पेट्रोल, भाई निकालने लगे हैं पेट्रोल, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ खत्म होगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा उपभोग, ओवर उपभोग, तो क्या होता है, चीज़ें लुप्त होने लगती हैं। अनुमान के अनुसार संसार में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 करोड़ तक है, लेकिन 1 करोड़ ही इसका सही अनुमान है। नई प्रजातियों की खोज लगातार जारी है, आए दिन नई प्रजातियां मिलती हैं। आए दिन आप करंट अफेयर पढ़िए, न्यूज़ पढ़िए, इसके अलावा आप जो है ये न्यूज़पेपर देखेंगे तो आए दिन लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे इस प्रकार की प्रजाति पाई गई है, यहाँ पे इस प्रकार के नए पौधे की प्रजाति पाई गई है, यहाँ इस प्रकार का जीव मिला हुआ है ना। और उनमें से अधिकांश का वर्गीकरण भी नहीं हुआ है। एक अनुमान के अनुसार दक्षिण अफ्रीका की ताजी पानी की लगभग 40% मछलियों का वर्गीकरण नहीं हुआ है। बताइए। उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता की अधिकता है, तो यही तो बताया मैंने कि उष्ण वाले क्षेत्र में, या आप बात करें विषुववृत्तीय क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जल्दी पड़ जाता है। प्रजातियों के दृष्टिकोण से और अकेली जुधारी के दृष्टिकोण से जैव विविधता सतत विकास का तंत्र है। सतत मतलब लगातार। पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु 10 से 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 से 40 वर्ष जीवित रहते हैं, यानी कोई एक प्रजाति है तो हो सकता है उसके पूर्वज उस समय से चले आ रहे हों। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थी आज लुप्त हो चुकी हैं। आपका एक एग्जाम्पल कौन सा रहता है, डायनासोर का। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। जैव विविधता एक जैसी कहाँ मिल जाएगी? मौसम पर डिपेंड करती है, बारिश पर डिपेंड करती है, सूर्य तप पर डिपेंड करती है, अक्षांशों की ऊंचाई नीचाई पर डिपेंड करती है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। मैंने बता दिया, जलवाष्प होगा, बारिश होगी, सूर्य का प्रकाश होगा, वहीं पे ज़्यादा जीव जंतु पनपेंगे, दलदली क्षेत्र होगा। इसके अलावा जो है पेड़ पौधे वहीं रहेंगे ज़्यादा। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते जाते हैं, प्रजाति की विविधता को कम होती जाती है। विविधता कैसी हो जाती है? प्रजाति की कम होती जाती हैं, लेकिन जुधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। जैव विविधता 2 शब्दों के मेल से बनता है, बायोडाइवर्सिटी। बायो का अर्थ होता है जीव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। विविधता मतलब अलग अलग तरह की चीजें, यानी जीवों की विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, है ना। साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसका संबंध पौधों के प्रकार से, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं से है, उनकी आनुवंशिकी और उनके द्वारा निर्मित पारितंत्र से है। पारितंत्र यानी जहाँ वो रहते हैं वहाँ परिस्थिति उनके लिए अच्छी है रहने के लिए। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता, एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न पारितंत्र में विविधता से संबंधित है। जैव विविधता जीवन संपन्नता है। जीवन संपन्नता से क्या मतलब है? जीव की विविधता है तो जीवन संपन्न होगी, जीव है तो जीवन होगा। जैव विविधता को 3 स्तरों में समझा जा सकता है। आनुवांशिक जैव विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्रजातीय जैव विविधता, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी, और पारितंत्रीय जैव विविधता यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब इन तीनों को देखिए डिटेल में।
आनुवांशिक जैव विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक से आप आराम से समझ रहे होंगे, जीन से संबंध है। जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है। किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही क्या कहलाती है? आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है ना। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। जैसे मानव, होमोसेपियंस प्रजाति, जैसे हम लोग हैं तो क्या बोला जाता है? होमोसेपियंस प्रजाति के हैं, जिसमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफी भिन्नता होती है। ऐसे नहीं है कि सबकी शकल एक जैसी हो जाए, चाइनीज बन जाए सब ना। क्या रहता है? रंग अलग रहता है, कद अलग रहता है, दिखावट अलग रहती है। कोई मोटा हो जाएगा, कोई चौड़ा हो जाएगा, कोई फुटबॉल बन जाएगा, रहती है ना ऐसी बनावट। तो ये चीजें तो अलग रहती हैं। लेकिन अगर आप बात करें, अगर आप बात करें हाथ की तो दो ही रहते हैं। अगर आप बात करें मुंह की तो एक ही रहता है। अगर आप पैर की बात करें, अगर आप सर की बात करें, आँखों की बात करें, तो ये सब चीज़ें समान होती हैं। लेकिन ये जो आपके भौतिक लक्षण होते हैं, ये क्या होते हैं? कद, रंग, अलग दिखावट, ये चीज़ें अलग रहती हैं। इसका कारण आनुवांशिक विविधता है। विभिन्न प्रजातियों के विकास और फलने फूलने के लिए आनुवांशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य। जीन, आप लोगों की शकल, माँ बाप के जीन आप में आते हैं तो क्या होता है? उन्होंने कहा अच्छा ये पिता के जैसा दिखता है, अच्छा ये लड़की अपनी माता की जैसी इसकी नाक है, बिल्कुल मम्मी पे गई है, इस प्रकार से बोलते हैं। आ रही बात समझ? चलिए देखिए आगे। प्रजातीय विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी, अन्य प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है। यह किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकारवार तथा बहुलता से आंकी जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या कम होती है। जिन क्षेत्रों में प्रजातियां विविधता अधिक होती है उनको हम उसका हॉटस्पॉट कहते हैं। हॉटस्पॉट कहते हैं उसको, जहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाए। इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे अगर इंडिया की हॉटस्पॉट की बात करें ना, बायोडाइवर्सिटी का, तो पश्चिमी घाट है आपका। पश्चिमी घाट है क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें भी अच्छी खासी मिल जाती है और बारिश भी वहाँ पे अच्छी खासी होती है पश्चिमी पहाड़ियों की वजह से। देखिए पारितंत्रीय विविधता, देखिए इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। आपने पिछले अध्याय में पारितंत्रों के प्रकारों में व्यापक विभिन्नता और प्रत्येक प्रकार के पारितंत्रों में होने वाले पारितंत्रीय प्रक्रियाएं तथा आवास स्थानों की विभिन्नता ही पारितंत्रीय विविधता कहलाती है। आवास स्थान, जो लोग रहते हैं उनके स्थान, रहने के स्थान अलग अलग हों, इस चीज को चलिए देखिए आगे। पारितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना मुश्किल और जटिल है क्योंकि समुदायों और पारितंत्र की सीमा निश्चित है, प्रजाति निश्चित नहीं है। आगे क्या दिया हुआ है? आगे देखिए जैव विविधता का महत्व क्या है। इम्पोर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है और इसी प्रकार मानव समुदायों ने भी आनुवांशिक प्रजातीय व पारिस्थितिक स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता की पारिस्थितिक, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाएं प्रमुख हैं। जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका, पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई ना कोई क्रिया करती हैं। पारितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण ना तो विकसित हो सकती है और ना ही बनी रह सकती है। अर्थात प्रत्येक जीव अपनी जरूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मानव पारितंत्रों के बने रहने में क्या योगदान देता है? जीवा प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उनका संग्रहण करती हैं। कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित होते रहते हैं और पारितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को स्थिर रखती हैं, ये भी हम लोग अभी देख चुके हैं पिछले चैप्टर में, और जलवायु को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं। ये पारितंत्रीय क्रिया मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। क्रिया नहीं, प्रक्रिया है। पारितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी। अधिक आनुवांशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले पारितंत्र में पर्यावरण के बदलाव को सहन करने की अधिक सक्षमता होती है।
दूसरे शब्दों में जिस पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होगी वह पारितंत्र उतना ही अधिक क्या होगा, स्थायी होगा। कितना बचा आपका चैप्टर? ये तो आपका जल्दी जल्दी होता जा रहा है, अभी तो काफ़ी चैप्टर है। चलिए इसको देखेंगे। और देखिए जैव विविधता की आर्थिक भूमिका। आर्थिक भूमिका क्या है? देखिए सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता, क्रॉप डाइवर्सिटी है, जिसे कृषि जैव विविधता भी कहा जाता है। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियों और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में है। सौंदर्य प्रसाधन मेकअप का सामान आपका, मेरा तो नहीं भाई, मैं मेकअप नहीं करती हूँ और लड़कियां कह सकती हैं उनका है, लेकिन मेरा नहीं है, इसलिए मैंने आपका बोल दिया, है ना। अभी जब मैं पढ़ाऊंगी, आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैं कभी मेकअप नहीं करती हूँ। देखिए जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। जैसे मान लीजिए सौंदर्य प्रसाधन बन रहे हैं, मेकअप के सामान, अब उसमें जो सामान लग रहा है उसको आप खर्च करते जा रहे हैं, बिल्कुल खत्म ही करते जा रहे हैं एकदम, तो क्या रहेगा कि विनाश का कारण है आगे उस चीज का। साथ ही यह संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न नए विवादों का भी जनक है। खाद्य फसलें, पशु वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसी प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। चलिए आगे देखिए जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका। साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ है और यह भविष्य में कैसे विकसित होगा, जीवन कैसे चलता है, और पारितंत्र जिसमें हम भी एक प्रजाति हैं उसे बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है। इन्हें हम जैव विविधता से समझ सकते हैं। हम सभी को यह तथ्य समझना चाहिए कि हम स्वयं जिएं और दूसरी प्रजातियों को भी जीने दें। ये व्यक्तियों में, ये भाई मानव जाति में नहीं है कि जीने दें वो जिए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है कि हमारे रिश्तेदारी हमें नहीं जीने देते ठीक से, माँ बाप के कान भर देंगे तुरंत, अरे ऐसा नहीं करिए, ऐसा करिए, इसको डॉक्टर बनाइए, इसको इंजीनियर बनाइए, है ना। यानी वही जीवन ले लेते हैं रिश्तेदार। बहुत सारे गाने बने हुए हैं रिश्तेदारों पे, बहुत सारे जोक, है ना। तो ये हमारी दूसरी प्रजातियां हो जाती हैं। देखिए आगे, यह समझना हमारी दैनिक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है, अतः कई प्रजातियों को स्वेच्छा से विलुप्त करना दैनिक रूप से गलत है। जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना है। वास्तव में जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। देखिए जैव विविधता का ह्रास, लॉस क्या हो रहा है बायोडाइवर्सिटी में पिछले कुछ दशकों से, दशकों मीन्स होता है 10 सालों से, दशकों, 10 साल, 20 साल, 30 साल, दशक हो गए बहुत सारे। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने लगा है। इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों तथा उनके आवास स्थानों में तेजी से कमी हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है आपका? ये रही पृथ्वी, इसको एक मिनट इसको साफ कर दूँ मैं। देखिए ये रही पृथ्वी, ये रही आपकी 0, ये रही 23.5 कर्क, ये रही 23.5 मकर। अब ये क्षेत्र है ना। और अगर आप बात करें कि ग्रीन कलर से बात कर लीजिए, यहाँ पे 90 अंश तक है, यहाँ पे 90 अंश तक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका 1/4 भाग है ना। इसी की बात कर रहा है 1/4 भाग। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है, यहीं ज़्यादा जनसंख्या रहती है, क्योंकि देखिए ध्रुवों पर नहीं रह सकती, इसी भाग में रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है समतल मैदान आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा और बात करें, सूर्य की किरणें अच्छी मिल जाती हैं, खेती पाती अच्छी कर सकते हैं हम लोग, तो यहीं लोग बाग ज़्यादा रहते हैं। दिन रात की जो है रेशियो अच्छा रहता है कि दिन कितना होगा, दिन रात कितनी होगी 24 घंटे में। इस विशाल जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन और वनो उन्मूलन अत्यधिक हो रहा है। संसाधनों का दोहन, संसाधनों को नष्ट, दोहन मतलब बहुत ज़्यादा बर्बाद किया जा रहा है। बर्बाद से मतलब है जरूरत नहीं है उतना ज़्यादा दोहन करना, और वनो उन्मूलन मीन्स होता है वन का काटना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती हैं। बताइए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो वन है वहाँ पर कम से कम 50% प्रजाति मिल जाएगी आपको। और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैव मंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। ये प्राकृतिक जो आवास है रहने की, उससे तो बहुत नुकसान होता है।
प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, उद्गार, दावानल, सूखा आदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रजाति जात, प्राणी जात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाते हैं और परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित प्रदेशों की जैव विविधता में बदलाव लाता है। कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन, विषैली भारी धातुएं, टॉक्सिक हैवी मेटल, संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। जहर है ये। वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजातियां नहीं हैं, लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं, जैसे विदेशज प्रजातियां बाहर से लाई जाती हैं। ऐसी कई उदाहरण हैं जब विदेशज प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान हुआ है। पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ जंतु जैसे कि आपके बाघ, चीता, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, मिंक, मछली, पक्षियों का और उनकी सींग, सूंड व खालों के लिए निर्दय पूर्वक अवैध शिकार किया जाता है। हाथी की बात कीजिएगा, है ना, तो इसके दांत के लिए इतने बड़े हाथी को मार दिया जाता है। इसके फलस्वरूप कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। आगे देखिए, इधर पे देख लेते हैं, IUCN के बारे में देख लीजिए, है ना। इसको देखिए, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। कौन सी संस्था? अंतर्राष्ट्रीय संस्था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर का कंजर्वेशन करवाना, यानी संरक्षण। कंजर्वेशन होता है आपका, है ना, तो कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण। मैंने पहले ही बताया था, मुझे इंग्लिश नहीं आती, सीधी सी बात है। तो अब प्रोनाउंसिएशन पर आपको हंसना है या जो भी करना है तो करते रहिए। संस्था ने संकटापन्न पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। IUCN की रिपोर्टें आती हैं, रेड डाटा बुक रिलीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका IUCN, है ना। तो IUCN तो क्या करता है कि ये प्रजातियों का संरक्षण करता है, और उसी संरक्षण के लिए इसने 3 तरीके से इसको बांटा हुआ है, 3 वर्गों में। एक तो आपका बांटा हुआ है संकटापन्न प्रजातियां, इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसको समझिएगा, बहुत पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाएगा कि IUCN ने कितने भागों में बांटा है, तो 3 में। इनमें वे सभी प्रजातियां आती हैं संकटापन्न में जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है। प्रजातियां हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में हैं और लुप्त हो जाएंगी जल्दी ही, तो उनको संकटापन्न प्रजातियों में डाल दिया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसको देखिए, विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट जारी करता है। रेड लिस्ट पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक किसके लिए रिलीज होती है, सीधा पूछता हूँ, कई बार, हजारों लाखों बार पूछा गया है रेड लिस्ट के बारे में। किसी को समझ में नहीं आता। रेड मतलब ब्लड से कर देगा कोई, ऐसे मतलब टमाटर से कर देगा कोई, इस प्रकार से बच्चे टिक लगा के आ जाते हैं। तो संकटापन्न प्रजातियों के लिए रेड डाटा बुक यूज की जाती है। अगर कोई, मान लीजिए कोई प्रजाति है, उसको रेड डाटा बुक लिस्ट में डाल दिया, यानी वो संकटापन्न प्रजाति हो गई। याद रखिएगा इसको। एक होती है आपकी सुभेद प्रजातियां, वल्नरेबल स्पीसीज। इनमें वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके लुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। मतलब बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगी हमारे ही देखते देखते। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है, यानी इनका फिक्स है। मान लीजिए इसमें क्या है, वल्नरेबल में देखिए, मान लीजिए शेर है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लीजिए शेर है, ठीक है, या शेर मादा रह जाए या फिर नर शेर रह जाए 10-12, एग्जाम्पल है, बाकी शेरा भी बहुत सारे हैं। मान लीजिए 10-12 जो है नर शेर रह गए, अब मादा तो है नहीं, तो शेर की प्रजाति आएंगी तो बढ़ेगी नहीं, तो फिर क्या होगा, जब जहां ये 12 शेर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अकेले नर हैं, है ना, जब ये खत्म हो जाएंगे तो क्या होगी, प्रजाति खत्म हो जाएगी आपके देखते देखते ही। इसको कहते हैं सुभेद प्रजातियां, वल्नरेबल स्पीसीज। ये शेर का सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, इसको आप जोड़ मत लेना कि ओनली 12 शेर बचे हमारे इंडिया में, नहीं, ऐसा नहीं है, शेर बहुत सारे हैं। अंग देखिए, दुर्लभ प्रजातियां, रेयर स्पीसीज। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ स्थानों पर सीमित हैं या बड़े क्षेत्र पर बड़ा रूप से बिखरी हुई हैं। दुर्लभ प्रजातियां या रेयर स्पीसीज में क्या होता है कि ये
एकाध पूरे पूरे वर्ल्ड में कहीं कहीं पे मिल जाएंगी, हर जगह नहीं मिलेंगी, बहुत कम जगह पर मिलेंगी, बताया ना, बहुत कम है। और ये प्रजातियां कुछ सीमित स्थानों पर आपको देखने को मिलेंगी, है ना, हर जगह नहीं मिलेंगी। जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आगे देखिए, मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है। जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरे में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि पौधों और प्राणियों की प्रजातियां संकटापन्न होती हैं तो इससे पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है और अंततः मनुष्य का अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। आज यह अति अनिवार्य है कि मानव को पर्यावरण मित्री संबंधी पद्धतियों के प्रति जागरूक होना चाहिए, यानी पर्यावरण मित्री, यानी पर्यावरण से जो दोस्ती करने वाली चीज़ें हैं उनको रखना चाहिए, मानव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। और विकास की ऐसी व्यवहारिक गतिविधियां अपनाई जाएं जो दूसरे जीवों के साथ समन्वित हों और सतत पोषणीय सस्टेनेबल हों। इस तथ्य के प्रति भी जागरूकता बढ़ रही है कि संरक्षण तभी संभव और दीर्घकालिक होगा जब स्थानीय समुदायों व प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचनाओं का विकास आवश्यक है। केवल प्रजातियों का संरक्षण और आवास स्थान की सुरक्षा ही अहम समस्या नहीं है, बल्कि संरक्षण की प्रक्रिया को जारी रखना भी उतना ही आवश्यक है। ये इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कि सन 1900 वाला इम्पोर्टेंट है। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो कहाँ है, ब्राज़ील में मैं हुए जैव विविधता के सम्मेलन अर्थ समिट हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा, पूछा जाता। रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में 1992 में, वो किसके लिए हुआ था, तो वो जैव विविधता के लिए करवाया गया था, के लिए किए गए। भारत एवं अन्य 155 देशों सहित हस्ताक्षरित किया गया था, सिग्नेचर किए गए थे। विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के तरीके सुझाए गए थे। तो क्या क्या बताए गए थे रियो डी जेनेरो 1992 में? इन्होंने बोला कि संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए हम प्रयास करेंगे, एक शपथ। दूसरी, प्रजाति को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजना और प्रबंधन की अपेक्षा करेंगे। खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, और इसके अलावा लकड़ी, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु व अन्य चीज़ों की किस्मों का हम संरक्षण करेंगे। ये सब रियो डी जेनेरो की किस्में हो रही हैं। प्रत्येक देश को अन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। प्रजातियों के पलने बढ़ने तथा विकसित होने के स्थान सुरक्षित व संरक्षित करे जाएंगे। वन्य जीवों व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप होगा। ये रहा, कितना बचा, इतना बचा हुआ आपका, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। देखिए, भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित और ये इम्पोर्टेंट है करने के विस्तार के लिए हमने क्या किया, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ला दिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। 1972 पारित किया, जिसके अंतर्गत हमने क्या बनाया, नेशनल पार्क, आपने पढ़े होंगे, है ना। दुधवा नेशनल पार्क आपकी यूपी का है ना। कान्हा आपको कहाँ मिलेगा, पेंच कान्हा, ये आपको मिलेंगे एमपी में। बांदीपुर कर्नाटक में मिलेगा। तो ये नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क और पशु विहार सेंचुरीज स्थापित किए गए तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। इन संरक्षित क्षेत्रों का एग्जाम पूछ लेता है कि किस एक्ट के तहत जो है नेशनल पार्क आपके बनाए गए थे या पशु विहार सेंचुरीज बनाई गई थी। तो 1972 के तहत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत करे गए थे, इन लोगों को सुरक्षित। देखिए आगे देखिए, वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है उनमें संसार की सर्वाधिक प्रजातियां विविधता पाई जाती हैं। उन्हें हम महाविविधता केंद्र कहते हैं। जहां बहुत ज़्यादा पाई जाए विविधताएं, वो महाविविधता केंद्र हो जाएंगे। इन देशों की संख्या आपकी 12 है। इस चीज़ को याद कर लीजिए, कितने देश हैं यहाँ पर मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स पाए जाते हैं। मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। भारत भी हमारे इनमें आता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित हैं। ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में हैं, उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ ने, IUCN ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित कर दिया। ये जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है उसको कहते हैं जैव विविधता का हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये
ही किसी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। यह भी देखा गया है कि ज़्यादातर हॉटस्पॉट में रहने वाले प्रजाति भोजन जलाने के लिए लकड़ी, कृषि भूमि और इमारती लकड़ी आदि के लिए वहाँ पाई जाने वाली समृद्ध पारितंत्रों पर ही निर्भर रहती हैं। उदाहरण के लिए मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधों व जीवों में से 85% पौधे व जीव संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। अन्य हॉटस्पॉट जो समृद्ध देशों में पाए जाते हैं वहाँ कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। हवाई द्वीप जहाँ विशेष प्रकार की पादप और जंतु प्रजातियां मिलती हैं वह विदेशज प्रजातियों के आगमन और भूमि विकास के कारण असुरक्षित हैं। चलिए चैप्टर आपका खत्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। बल्कि ये चैप्टर जो आपका है, ये चैप्टर आपका पर्यावरण का है, लेकिन जानकारी थोड़ी बहुत ज्ञान और जानकारी के लिए लोग भूगोल में दे देते हैं, क्योंकि भूगोल पर्यावरण एक दूसरे से लगभग लगभग संबंधित रहते हैं। अधिकतर टॉपिक आपको जुड़ जाएंगे एक दूसरे से इसमें, है ना। चलिए ये तो हो गया आपका चैप्टर स्टार्ट। हॉटस्पॉट से आपका समझते हैं, जब से आपका समझते हैं, क्वेश्चन कर लीजिएगा मन करे तो। बाकी मैं तो जब करवाऊंगी तो करवा ही दूंगी, जल्दी से आपका पॉलिटी कर लेंगे, इसके बाद करवाऊंगी। चलिए तो हो गया आपका चैप्टर नंबर 16 खत्म, यानी क्लास 11 का एनसीईआरटी आपका समाप्त है। क्लास 12 करेंगे। चलिए वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना। अब मिलते हैं कल, क्लास 12 की स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।